लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? यस जी सर, सर, यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहे सर। जी सर, आ रहा है। चलो ठीक है, हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली, जिसे आपको पहले पता होगा। इससे पहले मतलब 2 साल से मैं ऑलरेडी टीच कर रहा हूँ सेम कोर्स, और काफ़ी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को हमने टीच किया है। इसके अलावा मेरा मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 7 साल का है, जिसके अंदर मतलब एसएपी के अंदर फील्ड में मैंने सारा काम किया। तो इंशाल्लाह जैसे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हम बाद में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे इन चीज़ों के ऊपर। फिलहाल मैं चीज़ों को आगे लेके चलता हूँ क्योंकि टाइम पीछे कम रह गया और हमें चीज़ों को कवर करना है। और हमारे साथ क्लास में जो हमारे लीड इंस्ट्रक्टर हैं वो है सर इमरान जलील साहब, जो कभी थोड़ी देर पहले आपको एडवाइस वगैरह दे रहे थे। अगर मैं इनकी मतलब क्वालिफिकेशन की सर्विसेज की बात करूँ तो मुझे आज का पूरा दिन चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मतलब हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ इनके बारे में बताता रहूँ, ताकि हम देख सकें कि मतलब किस तरह से सर इमरान जलील साहब ने अपना एक लाइफ जर्नी शुरू किया, और किस तरह से मतलब आज वो कहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आज वो एज ए डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है हमारे मेन कैंपस के अंदर। तो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी मेहनत की, कितने काम किए कि वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो हमें किसी की भी लाइफ से सीखने का मौका मिल सकता है, और हम इस तरह से सीख के अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ हमारे साथ असद है, जो कि आपका प्रीवियस स्टूडेंट है। वो भी हमारी हेल्प करेगा आपको, मतलब सिखाने में, प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? तो ओवरऑल जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे उसमें हमारे मेन टॉपिक है इंडस्ट्री 4.0 या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद ईआरपी, ईआरपी के बाद हम एसएपी, उसके बाद हम देखेंगे कि एसएपी एवोल्यूशन, कि किस तरह से मतलब एसएपी इवॉल्व हुआ, शुरू में एसएपी क्या था और आज एसएपी क्या है। और उसके बाद एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बाकी एसएपी के मॉड्यूल्स। अब जो हमारा मेन कोर्स है वो बेसिकली प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है ना? जैसे हमने गाड़ी सीखनी है तो गाड़ी सीखना एक प्रैक्टिकल काम है, बट गाड़ी सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि मतलब गियर कैसे शिफ्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं। तो आपको ये सब बातें पहले लर्न करना पड़ती हैं, फिर जाके आप प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर आपने कोई भी प्रैक्टिकल काम करना है, उससे पहले जो उसकी थ्योरी होती है वो पढ़ना बहुत जरूरी होती है। जैसे अगर आपने रोड गाड़ी चलानी है तो रूल्स क्या है, सिग्नल्स क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर क्या होता है, स्पीड लिमिट्स क्या होती हैं, इन सबको लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उन सबको लर्न नहीं किया तो आप चलाते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर लेंगे, कोई ना कोई गलती कर लेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, किसी दूसरे बंदे का नुकसान कर लेंगे। तो सेम एज इट इज एसएपी है। एसएपी जो हमारा कोर्स डिजाइन हुआ है वो 100% प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस के अंदर हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे बेसिक। और अभी हमारे जो चंद क्लासेस है उसमें हम थ्योरेटिकल उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली उसकी थ्योरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के बाद हमारे माइंड में आएंगे, उनको हम पहले से ही रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगर मेरी आवाज बहुत स्पीड से जा रहा हूँ या आवाज ना आ रही हो तो काइंडली मतलब ये इंटरप्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तकरीबन 3-4 साल पहले इंटरनेट के ऊपर एक बहुत बड़ी टर्म सामने आई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंडस्ट्री 4.0। अब ये एक बहुत बड़ी एक इंटायर रेवोल्यूशन है। लाइक रेवोल्यूशन क्या होती है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात कि जिससे आपका एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए या बहुत बड़ी एक चीज आए। जैसे कि मतलब थोड़ी सी मतलब एग्जांपल अच्छी नहीं है, बट जैसे पीटीए की गवर्नमेंट आ गई तो ये एक रेवोल्यूशन है कि आज से पहले मतलब इस पार्टी को कभी चांस नहीं मिला तो अब उनको भी मतलब चांस मिल गया, तो उन्होंने अपने आप को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना शुरू कर दिया या प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। या इस तरह से मतलब दुनिया के अंदर से कोई भी चीज आ गई और उसके आने के बाद उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्री 4.0 जो है वो एक रेवोल्यूशन है। लाइक इंसान की जो हिस्ट्री है वो 6-7 हजार साल पुरानी है। ठीक है? तो इंसान जब से मतलब इस दुनिया में अल्लाह ने उसको भेजा, तो इंसान ने मतलब पहले खेती बाड़ी शुरू की, फिर उसने कोई ना कोई शॉप बना ली, फिर उसने कोई ना कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर ली। तो आज तक की जो एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री है, और जब से मतलब लाइक 100-200 साल से, जब से इंसान ने बहुत तरक्की करना शुरू की, तो आज तक हमारे पास सिर्फ
4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझे कि मतलब जब से इंसान दुनिया में आया, इंसान ने दुनिया में आने के बाद मतलब खेती बाड़ी शुरू की, उसके बाद उसने कोई शॉप बनाई, कारोबार शुरू किया, उसके बाद इंसान ने कोई ना कोई इंडस्ट्री शुरू कर दी। तो और जो हमारी जो मेजर रेवोल्यूशन है हमारी एरा की, वो तकरीबन 100-150 साल पुरानी है। तो 100-150 साल के अंदर आज तक सिर्फ 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई हैं, ठीक है। टोटल 100-150 साल के अंदर 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई हैं। और जो हमारी लेटेस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो तकरीबन 3-4 साल 5 साल पुरानी है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसके अंदर लर्निंग बहुत बड़ी है, इसके अंदर चीजें बहुत बड़ी हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी टर्म सुनते हैं लाइक कंट्रोल शेड, के जो पोल्ट्री का कारोबार है वो कंट्रोल शेड में कन्वर्ट हो गया। तो कंट्रोल शेड की जो मतलब इंटायर कॉन्सेप्ट है वो एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि जैसे आपने पोल्ट्री का काम कंट्रोल शेड के जरिए करना शुरू किया, आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, आपका जो इंटायर इंडस्ट्री है पोल्ट्री की उसका वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल शेड आने के बाद आपकी नई जॉब्स क्रिएट हो गई। इस तरह से मतलब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई नई रेवोल्यूशन आती है या कोई नया वे ऑफ वर्किंग आता है तो वो उसके लिए एक रेवोल्यूशन होती है, मतलब उसका इंटायर वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट सिंपल यही होता है कि आपकी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है या ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग है वो सब चेंज हो जाता है। इसमें मतलब दो मेन एस्पेक्ट होते हैं, कौन से? जॉब्स के इम्पैक्ट और सेकंड कारोबार के, कि मतलब आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स किस तरह की होंगी, कौन सी जॉब्स इन डिमांड होंगी और किस टाइप का जो बिजनेस है वो इन डिमांड होगा। अगर मतलब मैंने कोई बिजनेस करना है या मैंने कोई जॉब करनी है तो मेरे लिए ये सब कुछ लर्न करना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब इसे हम कहते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आल्सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर आ रही होगी, आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या चीज है? सर आटा पीसने की चक्की। बिल्कुल। जैसे मतलब अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखें 6,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, तो तब इंसान ने तब भी गंदम खाना शुरू की। मतलब उसने अपने डेली जो उसका डाइट थी उसको पूरा करने के लिए उसका एक हमारे खाने का जो बेसिक चीज वो क्या होती है? गंदम होती है। हम सब लोग भी क्या मतलब हमारे खाने में एक जो बेसिक चीज होती है वो क्या होती है? गंदम होती है। कि हम रोटी खाते हैं दुनिया में, मतलब कहीं और ब्रेड खाते हैं तो वो भी मतलब गंदम से बनती है। मतलब पूरी दुनिया जो है बेसिकली उसके जो खाने का एक जो बेसिक पोर्शन है वो गंदम होता है, ठीक है ना। तो जब से इंसान इस दुनिया में आया उसने मतलब अल्लाह ने उसको मतलब एक तोहफा दिया गंदम के फॉर्म के अंदर, कि वो गंदम खा के अपनी मतलब भूख को खत्म कर सकता है। तो इंसान ने क्या किया कि मतलब जमीन से गंदम उगाई, उगाने के बाद उसको आटे में कन्वर्ट किया, ठीक है। जैसे तो इंसान ने एक आटा चक्की बना ली इस टाइप की, मतलब डिफरेंट इसके टाइप्स होंगी, लेकिन ये उनकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म है कि इंसान के पास गंदम तो आ गई, लेकिन गंदम को आटे में कन्वर्ट करने के लिए इंसान ने एक आटा चक्की बना ली, जो कि तकरीबन इंसान 2-3 हजार साल पहले भी इंसान ये यूज करता था। और आज अगर आप चेक करें तो हमारे किसी के घर के अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, ना ही आप में से किसी और आप ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के घर गए हो और आपने वहां ये डिवाइस देखी हो कि भाई वो लोग तो यार खुद ही आटा पीस के खुद खाते हैं। मतलब आटा लाजमी खाते होंगे, ठीक है ना, रोटी खाते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, कोई भी चीज खाते होंगे, बट मार्केट से परचेज करते हैं और खा लेते हैं। लेकिन काफी साल पहले, 200-300 साल पहले, 700 साल पहले इंसान के कत्ल था कि मतलब हर घर में या हर मोहल्ले में या हर सोसाइटी में एक आटा चक्की लाजमी होती थी। लोग अपना मतलब वहीं से आटा पीसते थे और खाते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने रोटी खानी है और मैंने इसकी मदद से पहले आटा पीसना अभी मैंने खानी है तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए, कि पहले मैं 2-3 घंटे बैठ के पूरी फैमिली के लिए आटा पीसूं बैठ के और फिर जाके मैं वो रोटी प्रिपेयर करूं। लाइक अब आप खुद इमेजिन करें कि मतलब किसी भी इंसान की लाइफ उस टाइम पे कितनी मतलब डिफिकल्ट थी और आज कितनी आसान है। अगर आज मैंने रोटी पकानी है तो मैं सिंपल मार्केट में जाऊंगा, आटा परचेज करूंगा और मतलब रोटी मैं खाने बना लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास आटा मेरे पास इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ गंदम पड़ी होगी, मैं पहले बैठ के उसको पीसूंगा 2-3 घंटे लगा के, उससे मतलब आटे में कन्वर्ट करूंगा और फिर जाके मैं उससे रोटी बनाऊंगा। तो इस तरह से जैसे मतलब इंसान की हिस्ट्री आगे चलती गई तो उसने क्या किया? उसने तरक्की का सफर तय करना शुरू किया। इंसान ने सोचा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है कि मतलब मेरे 2-3 घंटे डेली के इसी काम में लग जाएं,
तो मेरा मतलब किसी कोई और काम करने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो इंसान ने सोचना शुरू किया कि मैं अपनी किस तरह से जो डेली लाइफ है उसको बेहतर कर लूं। तो ऐसा ऐसा इंसान ने क्या किया कि जो अल्लाह ने उसको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, पानी हो गया, आपकी विंड हो गई, या कोई और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इंसान ने उसकी मदद से वो काम लेना शुरू कर लिया। इंसान ने कहा कि मैं जरूर उसको हाथ से घुमाऊं गोल गोल और फिर आटा पीसूं, उससे बेहतर है कि मैं पानी की मदद से या हवा की मदद से एक आटा चक्की बना लूं जो कि खुद ब खुद चलती रहे सारा दिन, और पूरी सोसाइटी के लिए वो आटा बनना शुरू हो जाए। तो इस तरह से मतलब कुछ टाइम आगे गया, अल्लाह ने उसे कुछ नए नॉलेज दिया, नई इल्म दी, अल्लाह ने उसका दिमाग खोल दिया। तो इंसान ने क्या किया, एक मशीन डेवलप कर ली कि वही काम जो कि आप मतलब हाथ से करें तो 2-3 दिन लग जाएंगे, अगर आप उसको मतलब पानी की मदद से करें, हवा की मदद से करें, तो आपको मतलब 24 घंटे लग जाएंगे। वही काम आप 15-20 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर से भी कर सकते हैं। कि मतलब पूरी सोसाइटी मतलब पूरी एक कॉलोनी के लिए अगर आपको आटा चाहिए एक दिन के लिए, तो आप सिंपल ये एक इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करें और 10-15 मिनट के अंदर आप उसको वीट को आटे में कन्वर्ट करें और रोटी बना लें। इस तरह से फिर इंसान ने मजीद तरक्की कर ली। तो इंसान ने क्या किया कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना ली, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज बना ली कि मतलब ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि मतलब पूरे शहर के लिए आटा प्रोड्यूस कर सकती हैं। इससे क्या हो गया कि मतलब पूरे शहर में सिर्फ चंद लोग आटा प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी सब लोग वो खा रहे हैं। तो अब बाकी लोगों के लिए टाइम बच गया, तो उन्होंने अपना टाइम जो है वो कहीं और स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब डेफिनेटली जब इंडस्ट्री का पूरा शिफ्ट आ गया, तो जो आटा प्रोड्यूस करने की जॉब है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए है। मतलब पूरी जो लाहौर शहर है वो आटा प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना। पूरे लाहौर में से चंद एक लोग जो है उनको मतलब मौका मिलेगा कि मतलब वो जॉब करें या वो इस फील्ड में आए और ये काम करें, और बाकी लोग जो है वो कुछ और काम करेंगे। तो ये होती है हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि किस तरह से मतलब इंडस्ट्री जो है अपने आप को शिफ्ट कर रही है, किस तरह से हमारी वे ऑफ वर्किंग चेंज हो रही है। और आने वाले टाइम के अंदर मतलब जो हमारी इंडस्ट्री 4.0 है वो बहुत सारे नए चेंजेस लेके आएगी। बेसिकली इंडस्ट्री 4 बेस करती है हमारे इंटरनेट के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, और हमारी स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है ना। लाइक हमारे जो ओवरऑल वर्ल्ड में डिवाइसेस हैं वो बहुत स्मार्ट होते जा रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे एसी मार्केट में ऐसे आ गए हैं जिनको आप इंटरनेट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने घर जाना है, ठीक है, अभी मैं ऑफिस बैठा हूँ या मैं कहीं और बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरा रूम गर्म होगा, तो मैं घर जाने से पहले ही उस एसी को ऑन कर दूं। तो आज मार्केट में इस तरह के एसी अवेलेबल है जिसको हम मतलब अपने मोबाइल की मदद से ऑन कर सकते हैं, और मेरे घर जाने से पहले ही मतलब वो स्टार्ट होके मेरा रूम ठंडा कर देंगे। तो इस तरह की जो चेंजेस है वो मार्केट के अंदर आ रही हैं, और हमारी इंडस्ट्रीज में इस तरह की चेंजेस आ रही हैं। और इससे पहले मैंने बात की थी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके 4 मेन फेजेस थे, जो कि मतलब इंसान ने तकरीबन 150-200 साल में अचीव किया है। इंसान ने 150-200 साल के अंदर मतलब 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अचीव किए हैं। हमारी फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या थी कि इंसान ने स्टीम इंजन की मदद से इस तरह से मतलब और बड़ी बड़ी मशीन की मदद से 18th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट रेवोल्यूशन लेके आया था। उसके बाद जो हमारी सेकेंड रेवोल्यूशन थी वो थी हमारी मतलब हमारी जो 19th सेंचुरी है उसके स्टार्ट के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर वो रेवोल्यूशन आई थी। और उसके अंदर जो मेन फोकस था वो था सारा का सारा इंटायरली आपकी लाइन मैनेजमेंट के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी बननी है या कोई और काम होना है, तो उसने हर बंदे की जो जॉब थी वो स्पेसिफाई कर दी थी कि एक बंदे का काम चेसी बनाना है, दूसरे बंदे का काम टायर बनाना है, और चौथे बंदे का काम किया उन सब चीजों को आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी मतलब जो हमारी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो आईटी बेस्ड थी, कि इंसान ने आईटी की मदद से चीजों को ऑटोमाइज कर लिया, जो कि मतलब 1970s में स्टार्ट हुई। और आज जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये बेस करती है साइबर फिजिकल सिस्टम। मतलब हमारी जो करंट रेवोल्यूशन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ओवरऑल आपका गया है इंटरनेट के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर। कि हमारे पास ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो कि खुद सोच सकती हैं, खुद डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, और उस डाटा के बेस के ऊपर खुद से
डिसीजन ले सकती हैं। इससे क्या हुआ कि इंसान जो काम पहले इंसान करते थे, अब वही बहुत सारे काम जो है वो मशीनें करेंगी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई अगर बहुत सारे काम जो पहले इंसान करते थे अब वही काम मशीनें करेंगी तो इंसान क्या करेगा? तो डेफिनेटली इंसान वो काम करेगा, लाइक उस तरह की जॉब्स करेगा कि इंसान जो है उन मशीनों को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना? जब भी कोई इस तरह की चेंज आता है उसमें यही होता है कि आपकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, आपकी जो है जॉब्स के अंदर शिफ्ट आ रहा होता है कि कुछ जॉब खत्म हो गई और कुछ और जॉब्स नई शुरू हो रही हैं। ठीक है ना? तो इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली क्या है? हमारे लिए कुछ इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं जिसके अंदर हमारे पास नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो हमें खुद लर्न करना है कि भाई वो नई जॉब्स कौन सी हैं, वो किस टाइप की हैं। तो मैं जो डिग्री कर रहा हूँ, मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्या उसमें वो सब कुछ है भी सही है नहीं है, कि जो आने वाले टाइम के अंदर मेरे लिए फायदेमंद होगा, जो कि मैंने आने वाले टाइम के अंदर चीजें लर्न करनी होगी। वैसे ओवरऑल मतलब फेजेस हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। फर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1760 से लेके 1840 तक। उसके बाद सेकंड जो था वो 1870 से लेके 1940 तक। और उसके बाद जो थर्ड था वो 1960 से लेके 2010 तक। और करंट जो है वो ऑलमोस्ट 2015 के अंदर आया। और करंटली पूरी दुनिया है वो इवॉल्व हो रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रही है, उन चीजों को देख देख के बेसिकली अब जो रेवोल्यूशन है वो कैसे कैसे चेंजेस लेकर आएगा। अच्छा, आप सबकी जो एज है ऑलमोस्ट कोई 20 के अराउंड होंगे। ठीक है ना? तो अगर हम आज से 10 साल पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि आज से 10 साल पहले हमारी लाइफ कैसी थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम आज है 2020 के अंदर, तो 2010 के अंदर लाइफ कैसी थी? लाइक 2010 के अंदर हमारे पास मोबाइल नहीं था, 2G 3G कुछ भी नहीं था। आपके पास इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ऊबर नहीं था। ठीक है ना? इस तरह से वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रिक कार, स्पेस ट्रेवल और बहुत सारी चीजें नहीं थी, जो कि मतलब अब आ गई हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले इंसान को मतलब वो सब बातें बताएं कि भाई 4G 5G आ जाएगा या इस तरह की चीजें आ जाएगा, वो कहेगा भाई ठीक है भाई आ जाएगा। लेकिन इन सब चीजों ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है, हमारी लाइफ के अंदर इन सब का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गया। लाइक फॉर मैं एक बात करता हूँ कि अगर आज से मतलब 50 साल पुराने इंसान को, जो कि आज से मतलब जिसकी डेथ आज से 50 साल पहले हो गई है, उसको आप दुनिया में ले आए और उसको मतलब उससे पूछें कि क्या हवा के अंदर भी कुछ चीजें हो सकती हैं, वो कहेगा नहीं भाई तुम पागल वाली बातें कर रहे हो, हवा में कुछ भी नहीं है, हवा खाली है। लेकिन अगर हम आज से किसी बच्चे से पूछ लें कि भाई हवा में भी कोई चीज हो सकती है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल। हम जो फोन में बात कर रहे होते हैं तो मेरे जो सिग्नल होते हैं वो हवा में जा रहे होते हैं। ठीक है? अगर मैं फोन पे किसी से वीडियो चैट कर रहा हूँ तो मेरी जो मतलब वीडियो है मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन वो हवा में से गुजर के होके मेरे तक पहुंच रही है। अगर मैं FM रेडियो सुन रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली जो रेडियो का साउंड है वो हवा के अंदर ही है, जो कि मुझे रेडियो सुना रहा है। या मैं टीवी देख रहा हूँ या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी ऐसा काम जैसे डिवाइस है जो कि वायरलेस है, तो वो जो सारा डाटा है वो कि हवा के अंदर ही होता है, हमें नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन आज से मतलब जो इंसान 50 साल पहले मर गया, उसने दुनिया में ये सब चीजें नहीं देखी, रेवोल्यूशन नहीं देखी, उससे अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या, वो कहेगा नहीं भाई तुम पागल वाली बातें कर रहे हो, हवा में कुछ भी नहीं है, हवा खाली है। कि हवा अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर चीज खाली नजर आ रही है, मतलब आपको आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी हम रिमोटली बात कर रहे हैं, तो मेरी जो वीडियो है, मेरी जो स्लाइड्स हैं, वो हवा में कहीं होंगी। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब वो हवा से ट्रांसफर होकर आपके मोबाइल में वो चीज आ रही है। तो मेरी वीडियो, मेरी वॉइस, मेरी हर चीज जो है वो हवा के अंदर है, वो नजर नहीं आ रही। ठीक है ना? तो यही मतलब चेंजेस है, जो कि ये सब चीजें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। और हमें देखना है कि आने वाले टाइम में और कौन सी चेंजेस आने वाली हैं, ताकि उसके मुताबिक अपनी लाइफ को हम चेंज कर सकें, जो कि मार्केट में इन डिमांड जॉब्स हैं हम उनको अचीव कर सकें। अच्छा, जैसे जैसे मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ कि इंसान की जो एडॉप्टेबिलिटी है वो बहुत फास्ट हो गई। ठीक है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूज है, तो आज से मतलब 20 साल पहले 2000 में
कोई भी न्यूज पाकिस्तान में इतनी स्पीड से स्प्रेड नहीं करती थी जितनी स्पीड से आज स्प्रेड करती है, ठीक है। और आज से मतलब 50 साल पहले कोई भी न्यूज पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले में इतनी स्पीड से नहीं पहुंच रही थी जितनी स्पीड से वो न्यूज आज पहुंच रही है, क्योंकि आज हमारा हर बंदा जो है इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है। हर बंदे के पास फेसबुक है, उसके पास यूट्यूब है। आप पाकिस्तान में किसी गांव के अंदर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपको फौरन मिल जाएगी, आप उसको फौरन ड्रॉप कर लेंगे। तो इंसान की जो अडोप्टेबिलिटी है चीजों के लिए वो बहुत फास्ट हो गई है। अगर हम सिंपल एक सर्वे देखें जो कि बताता है कि हमारे पास जो हमारा लैंडलाइन फोन है, जैसे हमारे पास पीटीसीएल है, तो दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर था। तो जो हमारा लैंडलाइन फोन है उसको 75 ईयर्स लगे अपने 100 मिलियन कस्टमर पूरा करने के लिए, कि मतलब 75 ईयर्स के अंदर 100 मिलियन लोगों ने लैंडलाइन फोन परचेज किया और यूज किया। कि मतलब लोगों का जो एडॉप्टेबिलिटी रेट था वो बहुत स्लो था। लेकिन जैसे हमारा दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब आया, लाइक 1995 1993 में, मतलब ज्यादा कॉमन हुआ, तो वर्ल्ड वाइड वेब को सिर्फ 7 साल लगे अपने 100 मिलियन कस्टमर अचीव करने में। तो जो हमारा मतलब एडॉप्टेबिलिटी है, किसी भी चीज को अचीव करना, यूज करने का जो स्पीड है वो बढ़ गई। इस तरह से जो फेसबुक है उसको सिर्फ 4 साल लगे। क्या हुआ क्वेश्चन कोई? ठीक है, जैसे मतलब हमारा फेसबुक का जो हम सब यूज करते हैं, तो फेसबुक को सिर्फ 4 साल लगे अपने 100 मिलियन कस्टमर पूरा करने में। तो इस तरह से मतलब इंस्टाग्राम को सिर्फ 2 साल लगे अपने 100 मिलियन कस्टमर को पूरा करने में। और जो हमारी एक गेम आई थी पोकेमोन, आप में से बहुत सारे लोगों ने खेली होगी, उसको सिर्फ 1 महीना लगा उसने अपने 100 मिलियन कस्टमर पूरे कर लिए। तो क्या हुआ कि जो इंसान की मतलब एडॉप्टेबिलिटी रेट है ना वो बहुत तेज हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल बर्गर पिज्जा है, आज से 20 साल पहले लोग बहुत कम खाते थे, ठीक है। लेकिन आज जो है इंसान के वो खाने की या नया टेस्ट लेने की या कोई नई चीज खाने की जो अडॉप्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। अगर लाहौर शहर में कोई नई चीज मार्केट में आती है तो वो बहुत स्पीड से स्प्रेड करती है कि पूरे शहर में आ जाएगी और हर बंदा मतलब विद इन 1 ईयर उसको टेस्ट कर लेगा। मतलब हम सब चाहते हैं कि हम कोई ना कोई नई चीज टेस्ट करें, तो अगर मार्केट में कोई नई ऑप्शन अवेलेबल होगी तो हम उसको बहुत स्पीड से उसको मतलब। अच्छा, उसके बाद में एक शख्स है एलन मस्क। मतलब होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा एलन मस्क का। अगर नहीं पता तो बताता हूँ कि आपने पेपाल का नाम सुना होगा, या आपने स्पेस एक्स, टेस्ला कार्स जो है उनका नाम सुना होगा, सोलर सिटी, हाइपरलूप। तो इन सब का जो फाउंडर है वो है एलन मस्क। करंटली मतलब यूएस में रहता है। तो उसकी एक सेइंग है, वो कहता है कि आई कुड एदर आइदर वॉच इट हैपन और बी पार्ट ऑफ इट। कि मेरे पास लाइफ में दो ऑप्शन है, या तो भाई मैं किसी भी चीज को होता हुआ देख लूं कि एक काम हो गया, एक चीज हो गई, या सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं खुद उस चीज का पार्ट बन जाऊं। तो सिंपल हमारे पास भी दो ऑप्शन है कि आने वाले टाइम के अंदर जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो या तो भाई हम उसको देखते रहें बैठ के कि भाई उन लोगों ने वो काम अचीव कर लिया, फायदा हो गया, या फिर मैं खुद उसका पार्ट बन जाऊं और मैं खुद उससे कोई फायदा ले लूं। लाइक जो फाउंडर है अली बाबा का, उसने मतलब एक बात की थी, मतलब बहुत सिंपल सी बात की थी उस बंदे ने, कि अगर आप जो बंदर होता है ना, बंदर मंकी, उसके आगे दो ऑप्शन दें उसको, एक तरफ उसके पास केले रख दें और दूसरी तरफ उसके पास पैसे रख दें, तो बंदर क्या करेगा? हमेशा केले चूज करेगा। कभी वो करनी है हमने लाइफ में क्या करना है, मतलब आने वाले टाइम के अंदर हमने उसका पार्ट बनना है, या फिर ऐसे घर बैठ कर देखते रहना कि भाई कुछ और लोगों ने वो काम शुरू कर दिया और उसके वो फायदा ले लिया। जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी पढ़ रहे हैं, आप ऐसे भी मतलब पढ़ लेते हैं, तो आपको और अपने आपने कोई कारोबार करना है, तो आपको क्या फायदा होगा? मतलब ऐसे भी पढ़ने का एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने तो जॉब नहीं करनी, ऐसे भी का फायदा सिर्फ जॉब वाले का होगा, तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी बेसिकली है क्या? ऐसे भी बेसिकली वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। कि किसी भी काम को करने की जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आप वो चीजें लर्न करेंगे।
तो कल को अगर आपने बैठ के अपना कोई कारोबार भी शुरू करना है तो आप एक्सेल के अंदर भी वो काम कर सकते हैं जो कि मतलब वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिस आपने एसएपी में लर्न की, आप उसको एक्सेल के जरिए भी अडॉप्ट कर सकते हैं अपने छोटे बिजनेस के अंदर। कि आपने मतलब किसी भी काम को करने के, अकाउंटिंग को मैनेज करने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आपने वो सीख ली। उसके बाद आपने अगर आप में इतने पैसे नहीं है, आपका स्टार्टिंग बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि आप अपनी कंपनी के अंदर या अपने कारोबार के अंदर एसएपी लगवा लें, आप वही काम जो है जो एसएपी आपको वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रहा है, आप उसको एक्सेल के अंदर भी वैसे मैनेज करके अपना एक छोटा कारोबार को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे लर्निंग के ऊपर कि हमने क्या लर्न किया और हमने उससे क्या अचीव करना है और हमने मतलब उसको किस तरह से अपने लिए पॉजिटिव करना है। ये सब हम पे खुद डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे ताकि वो ठीक हो जाए। सर जीशान साहब, जी 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 सर। अस्सलाम वालेकुम शान साहब, जी आप सर। 2 मिनट की ब्रेक लें। मैं जी जरा जी एक बात इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट बिल्कुल सब हम बताएं बड़े करें। पैशनेट हैं, ये अगले 2 दिन भी मुसलसल पढ़ना चाहेंगे। आप इनको 2 मिनट की ब्रेक देके इनकी मोटिवेशन ना तोड़े, बड़े सही, एक्साइटेड है बच्चे। नहीं नहीं मुझसे मेरा आप तो लगा जो टेम्पो है ना वो एग्जैक्टली, ठीक होता है लर्निंग टेम्पो। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जी ईआरपी के हवाले से सर डिस्कस करेंगे। सर आगे स्लाइड्स में एसएपी की हमारी वो न्यू इन्वेंशंस कवर हैं, जो F1 फार्मूला 1 गाड़ियां हैं, वो हमने एक डाली थी स्लाइड्स, वो कवर है या मैं वैसे ही आप बता दूं? नहीं नहीं वो नहीं है, वो इसमें नहीं है सर। अच्छा चलें स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखें एसएपी की रिवोल्यूशन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े हाई लेवल के ऊपर काम कर रही है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दोज हु आर न्यू दे शुड नो कि जी क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। हज जो है जो हज परफॉर्म करते हैं, तो हज जो परफॉर्म करना है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हाजियों को एकोमोडेट करना और उनका लुक आफ्टर करना। हमने पहले भी बात डिस्कस की थी कि हज के अंदर डिफरेंट किस्म के आप फ़राइज़ मनासिक या उनको समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपका हज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हम हज के दिनों के अंदर जो है शैतान को कंकरियां मारते हैं, और वो कंकरियां मारने के बाद वो जो एक पर्टिकुलर हदूद है उसको हमने जैसे ही क्रॉस किया तो उसके बाद वो हज जो है वो हमारा वो नहीं होता, मतलब फर्ज में नहीं आता, तो हमें उसको री परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो हदूद हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को वहाँ पे एक मुअय्यन की गई हैं। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था हाजियों के लिए और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है उसके लिए। आप इमेजिन करें कि अगर 3 मिलियन की या 30 लाख के लोग जो हैं वो एट अ टाइम हज करने जा रहे हों और एक ही दिन के अंदर आपको कंकरियां मारनी है। ये भी नहीं हो सकता आप कहें कि जी आज मार लें 10-20 लोग, कल आ जाएं और फिर इसको 3 महीनों में कंप्लीट कर लें। तो यू हैव टू परफॉर्म, एंड सऊदी गवर्नमेंट ये इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही थी कि किसी तरह से हम इन सब लोगों को जो है ना बैलेंस करें और खुदा ना खास्ता कोई भगदड़ ना हो जिससे नुकसान हो। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाजी टूरिज्म का ये है कॉन्सेप्ट कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा हाजी चाहेंगे वहाँ पे जाएं ताकि उनको जो है एक अच्छा रेवेन्यू अर्न हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। दोनों एस्पेक्ट हैं। तो अब सऊदी गवर्नमेंट को एसएपी ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा करते हैं कि आपको हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और वो सोल्यूशन ये होगा कि जो है ना कुछ हाजी हजरात जो हैं, सारे नहीं कुछ, और उन्होंने 100 रैंडम बेसिस पे बंदे सेलेक्ट करके उनको स्मार्ट वॉचेस दे दी और उसके बाद कुछ को RFIDs दे दी। RFIDs के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले रिसर्च की है, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इस पर भी हम किसी दिन एक 25-30 मिनट लगा के आपको RFID बताऊंगा, और ये एक दुनिया की बहुत बड़ी रिवोल्यूशन है इस टाइम के ऊपर, और SAP इस पे काम कर रहा है और इसके साथ एक अलायंस क्रिएट करके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ RFIDs को अपने पास प्लेस इन कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। बहरहाल
अब हम चलते हैं, तो हम आपको बताया था कि स्मार्ट वॉचेस के जरिए और RFIDs के जरिए उन्होंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि जनाब देखें, अगर आप एक सपोज करें कि एक एरिया है जो स्क्वायर फीट के अंदर है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर स्क्वायर फीट का एरिया है, और उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर हाजी सारे इकट्ठे हो गए, तो वहां पे चांसेस हैं भगदड़ मच जाएगी। तो यू नीड टू कंट्रोल द मॉब, एंड वो सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है हेड ऑफिस से ऑपरेट कर रही हो और उन गार्ड्स को गाइड कर रही हो कि जी फलां जगह पे जाओ, वहां पे ज्यादा हाजी इकट्ठे हो रहे हैं, उनको आप डिस्पर्स करें ताकि भगदड़ न मच जाए। इसी तरह से कौन सा हाजी कहाँ पे है, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है, और वो इमीडिएटली रिपोर्ट हो सके। कई लोगों को हार्ट डिजीज हो सकती है उस टाइम के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई है, और SAP ने उनको एक रियल टाइम जो है एक ऐप दिया है। उसमें अब जो सऊदी गवर्नमेंट है वो एक सर्विलेंस रूम में, लाइक CCTV जैसे होता है उस तरह का एक रूम है, वहां पे सर्विलेंस रूम के अंदर बैठ के वो हाजियों की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि हाजी इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे ज्यादा हैं। तो फिर वो बारी बारी उनको भेजते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे बारी बारी कहते हैं कि आप अंदर जाएं, उसका मकसद ये नहीं होता कि बारी बारी अंदर जाने का, कि ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी तो ये है कि सारे लोग बारी बारी जाएं ताकि अंदर जाके कोई मसला ना हो। जैसे शनाख्ती कार्ड के ऑफिस होते हैं या पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, उसमें आपने देखा होगा बारी बारी लगी होती है। तो यही सेम केस है, इसके जरिए SAP ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया और बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल किया। ये वन एग्जाम्पल। इसके अलावा SAP ने क्या किया जी, ERP ने, अभी ईशान साहब आपको ERP सारा बताएंगे। ERP ही है और SAP अपनी अलाइड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है। अब यही जो है ना हाजी जो हैं, इनफैक्ट वो उनकी मूवमेंट, उनका रेवेन्यू, अब देखें फॉर एग्जांपल ये है कि अगर वहां पे 30 लाख हाजी हैं तो वजारत हज जो है वो अपनी गवर्नमेंट को ये तो नहीं कह सकती कि 2.5 मिलियन लोगों ने हज किया है। इसका मतलब है कि सबकी सब इंफॉर्मेशन कैप्चर है और सबकी सब इंफॉर्मेशन उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रही होगी, और वहां से वो रेवेन्यू और शेयर डिटरमिन हो रहा होगा उस पर्टिकुलर कंट्री का। तो दिस इज व्हाट एन ऑटोमाइजेशन इम्पैक्ट इज। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सेकंड एग्जांपल है फार्मूला 1 रेस का। मैंने आपको पहले भी बताया था, और इन्होंने एक गाड़ी इंट्रोड्यूस की है। वो ये गाड़ी है कि जी ड्राइवर जो है, एक फार्मूला 1 रेस के लिए ये दुनिया की सबसे महंगी रेस होती है गाड़ियों में, और वैसे भी अगर आप रेसिंग के हवाले से बात करें तो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव रेस जो है उसका नाम फार्मूला 1 रेस है। और फार्मूला 1 रेस जो है उसके अंदर क्या होता है जी, उसके अंदर जो फ्लीट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लगभग कोई 25-30 लोग जो हैं वो एक गाड़ी के साथ अटैच होते हैं, एज ए ड्राइवर, एज ए मेंटेनेंस एक्सपर्ट, एज ए कोच, एज ए जो है ना मेडिकल ऑफिसर्स। अब वो जो बंदा है उसका गाड़ी में बैठ के गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करके और टॉप पोजीशन हासिल करना, ये टारगेट है। और उस पर बेट लगी होती है इंटरनेशनली कि जी ये गाड़ी जीतेगी, और उस पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पूरी दुनिया काम कर रही होती है, आपने सुना होगा। तो वो उस रेस के अंदर इनफैक्ट क्या किया SAP ने कहा कि जी ड्राइवर को आप अपने 3-4 ड्राइवर सेलेक्ट करें, और ड्राइवर्स को आप गाड़ी में ना बिठाएं फौरी तौर पे। आप सबसे पहले उसको एक मशीन के सामने लाएं, वो डिफरेंट पैरामीटर्स उसके असेस करेगी और आपको बता देगी कि आज आपका ड्राइवर जीतेगा या नहीं जीतेगा। यानी वो आपसे पूछेगी कि आज हार्ट बीट क्या चल रही है, वो कैप्चर कर लेगी, उसका ब्लड प्रेशर कैप्चर कर लेगी, उसकी मोटिवेशन लेवल कैप्चर कर लेगी। इंटरेस्टिंग, मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैप्चर कर लेगी कि आज ड्राइवर ढीला नजर आ रहा है, आज ड्राइवर जो है बड़ा स्मार्ट नजर आ रहा है, आज इसने एक्सरसाइज की हुई है, राइट। तो अब वो ड्राइवर के ऊपर पूरी गाड़ी डिपेंड करती है। आपको पता है कि थोड़ी सी 250 की स्पीड से 300 की स्पीड से गाड़ी भाग रही है और से 150 प्लस पे भाग रही है, तो उसमें अगर गाड़ी का थोड़ा सा उसने टेढ़ा मेढ़ा किया तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और फिर वो फार्मूला 1 रेस हार जाता है। तो वो उसके ड्राइवर की एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। तो SAP ने कहा कि जी हम आपको इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रेडिक्टिव एनालिसिस। दुनिया के अंदर फाइनेंशियल एनालिस्ट की टर्म्स के अंदर प्रेडिक्टिव एनालिस्ट जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और ये वो जो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड है उसी के अंदर रखते हुए एल्गोरिथम्स डिवाइस करके और प्रोग्रामिंग करते हैं, और हम इसको ब्रॉडली कहते हैं मशीन लर्निंग। अब वो क्या करते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आज ड्राइवर के जीतने के 65% चांसेस हैं। तो जब वो ये क्लियर हो गया तो ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर इस गाड़ी के साथ अटैच कर दिया है, और ये गाड़ी जो इंट्रोड्यूस कराई है उसके अंदर ड्राइवर्स की वो सारी की सारी अंदर बैठी हुई कैफियत जो है वो उस ओनर को भी पता चल रही होती है कि इस वक्त ड्राइवर क्या सोच रहा है,
ड्राइवर आपको हराने की पोजीशन में या जितवाने की पोजीशन में। सो यू कैन इमेजिन कि एसएपी या ईआरपी जो है वो किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। निशांत साहब, जी मेरा सर। ख्याल है हम लोग इंशाल्लाह ड्यू कोर्स जो है इस तरह की चीजें डिस्कस करते रहेंगे। और हमारे बिल्कुल। लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब देखें, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर आज ऑफर हो जॉब की और मुझे कहा जाए फार्मूला 1 रेस का, रेस के अंदर आपको जो है ना, हमने कोई जॉब देनी है बिजनेस एनालिस्ट की, तो मैं कहूंगा यार मैं वहां बैठ के क्या करूंगा। तो आई शुड नो कि वहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं, और वो जो चीजें चल रही होंगी वो मेरी नॉलेज होगी, और मैं नॉलेज पे जाके वहां पे काम करूंगा और इनफैक्ट बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। मुझे ऑलरेडी ये सारी चीजें पता होंगी, मेरे लिए करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। सिंपल ये है कि ये दुनिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पैसा है। हम सारे लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से एक लार्जर ऑब्जेक्टिव जो है ना वो पैसा है। हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला की तरह सोचते होंगे, ठीक है जी, बगैर डिग्री के हम लोग इतने कामयाब इंसान कैसे बनेंगे। तो जो ज्यादातर हमारा जो देखने का, सोचने का, समझने का क्राइटेरिया है वो है दुनियावी। तो दुनियावी मामलात के अंदर जो है अर्निंग एक अच्छी चीज है, बट उसमें अर्निंग में बेस्ट क्वालिटी अर्निंग, और बेस्ट क्वालिटी अर्निंग ये है कि जहाँ पे दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंटेड होगा वहां पे हम लोग जाके काम करेंगे, और ये हमारा टारगेट है। इसीलिए हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों को हम ड्यू कोर्स जो है बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अब जिशान साहब, ओवर टू यू, आप ईआरपी सर डिफाइन करें काइंडली। थैंक यू। ठीक है सर, बिल्कुल मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में, कि किस तरह से मतलब दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रहा है, और किस तरह से मतलब इंसान ने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और टेक्नोलॉजी में कैसे वो कहाँ तक पहुंचा, और आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आने वाले टाइम में जो बेसिकली मेन चीज़ है वो थी हमारी इंडस्ट्री 4.0, और वही हमारा डिटरमिन करेगी हमारे आने वाले फ्यूचर क्या होगा। मतलब बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, बट डेफिनेटली जो उसके प्रिंसिपल्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के, वही डिटरमिन करेंगे कि आने वाले टाइम में चीजें कैसे शिफ्ट होंगी या क्या मतलब नई चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है ईआरपी। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ईआरपी के अंदर और एसएपी के अंदर क्या फर्क है। तो इंशाल्लाह आपका जो ये क्वेश्चन है कि मतलब ईआरपी क्या और एसएपी क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। बेसिकली ईआरपी क्या है? ईआरपी एक जनरल टर्म है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज का मतलब कोई भी बिजनेस, कारोबार, ठीक है। रिसोर्स कि उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उसके एम्प्लॉयज हैं, या उसके पास मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसके पास उसके जो फिजिकल एसेट्स हैं, उसके प्लांट बिल्डिंग एक्सेट्रा, उसके पास उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके वेंडर्स हैं, ओवरऑल जो उसका मतलब पूरा मैकेनिज्म है, वो सब उसके रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग, कि कोई भी कारोबार, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हों, ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होगी, उसकी प्लानिंग। तो ईआरपी क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, के किसी भी कारोबार के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब चीजें, वो सब बातें जो कि मिलके पूरा कारोबार बन रही हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल गोरमे है, तो गोरमे के मतलब उसकी अपनी अपनी शॉप्स हैं, उसके एम्प्लॉयज हैं, उसकी फैक्ट्री है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ जो है ना वो उसके रिसोर्सेज हैं। और उन सबको मैनेज करना, उस सबको मैनेज करने का नाम क्या होता है? ईआरपी होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, usually a suite of integrated application that a company can use to store and manage data from every stage of business। ठीक है। तो ईआरपी होता क्या है? ईआरपी किसी भी बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है। और यूजली अ सूट क्या होता है कि मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हों और वो सब मिलके मतलब आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल मतलब डिफरेंट बिजनेस के अंदर अटेंडेंस लगाने के लिए कोई थंब प्रिंट मशीन होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो थंब प्रिंट मशीन होती है वो ऐसे भी खुद प्रोवाइड नहीं करता, वो किसी भी थर्ड पार्टी की होती है। लेकिन वो जो मशीन होती है वो हमारे एसएपी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है।
तो जैसे ही मतलब एम्प्लॉय उस मशीन को मैसेज देता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे एसएलपी को वो मैसेज कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो है इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं दैट ए कंपनी कैन स्टोर एंड मैनेज डाटा फ्रॉम एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस। और किसी भी जो बिजनेस है वहाँ ईआरपी लगवाने का या एसएपी लगवाने का एक ही पर्पस होता है कि आपको मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अपने बिजनेस की, कारोबार की, आपको रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। आपने वो रिपोर्ट अचीव करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन अचीव करने के लिए पहले आप डाटा उसमें एंटर करते हो और फिर आप उसे रिपोर्ट्स के फॉर्म में डाटा निकालते हो। तो डाटा एंटर करना कभी भी मतलब हमारी नेसेसिटी नहीं है, हमारी नेसेसिटी क्या होती है, वो रिपोर्ट हासिल करना। और हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे मतलब प्रोडक्शन हो रही हो, कॉस्ट और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, शिपिंग एंड पेमेंट। ये तो मतलब 5-6 नाम है। इसके अलावा मतलब कोई भी चीज, कोई भी स्टेज बिजनेस का जहाँ पे मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और उसको आपने स्टोर करना है और फिर आपने उसको किसी यूजफुल फॉर्म के अंदर यूज करना है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ईआरपी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि कार, कार क्या है, जैसे मैं आपका आपके आपसे पूछूं कार क्या है, तो आप कहेंगे भाई कार क्या होती है, ऐसी मतलब चीज जिसमें 4 टायर लगे हों, जिसमें 4 सीटें लगी हों, एक इंजन हो, वो एक कार होती है। मतलब किसी भी इंसान के अंदर कार की जो डेफिनेशन है वो 4 टायर, 4 सीटें और इंजन और एक बॉडी आ जाएगी, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन। अगर मैं कह दूं कि मतलब ऐसी कार भी है जिसमें 2 सीट होती हैं, 4 सीट नहीं होती, आप कहेंगे हाँ वो भी बिल्कुल हो सकती है। कोई ऐसी कार भी है जिसमें 6 सीट्स होती हैं, हाँ कहेंगे आप उसको भी हम कार ही कहेंगे। तो लाइक कार क्या है, कार एक बेसिक डेफिनेशन है किसी भी चीज की, मतलब एक व्हीकल की बेसिक डेफिनेशन है। ऐसी चीज जिसमें 4 टायर लगे हों, 4 सीटें हों, इंजन लगा हो, बॉडी लगी, उसे हम कार कहते हैं। तो ईआरपी क्या है कि ईआरपी एक जनरल टर्म है, एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। ईआरपी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, किसी भी चीज का नाम नहीं है, सिर्फ एक जनरल टर्म है, एक चीज की डेफिनेशन है। और उसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज का मतलब क्या, कारोबार, बिजनेस ओवरऑल। रिसोर्स का मतलब क्या कि जो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसके एम्प्लॉयज हैं, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी फैसिलिटीज हैं, उसके एसेट्स हैं, वो हर चीज। और प्लानिंग, प्लानिंग क्या है कि आपने ईआरपी के जरिए आपने हर चीज को मैप कर दिया, हर चीज को डिजाइन कर दिया, हर चीज की टाइमिंग फिक्स कर दी। जैसे मतलब हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमने एक पूरी पहले प्लानिंग की कि हमारी क्लास किस टाइम स्टार्ट होगी, इस क्लास के अंदर कौन कौन स्टूडेंट इन होगा। और लाइक फॉर एग्जांपल ये क्लास इस दुनिया के हर बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूएल के चंद स्टूडेंट के लिए है। तो हमने इस क्लास के लिए प्रॉपर प्लानिंग की और जब क्लास स्टार्ट हुई तो सिर्फ उन लोगों को अलाउ किया गया जो कि मतलब इससे रेलिवेंट थे, और पढ़ाने के लिए सिर्फ वही टीचर आए जो इससे रेलिवेंट थे, जिनको हमने अलाउ किया, ठीक है ना। तो प्लानिंग के जरिए हमने उसका एक प्रैक्टिकल जो होना है उससे पहले हम चीज को प्लान करें ताकि प्रैक्टिकल करते हुए उसमें कोई मसला ना आए। तो ये होती है ईआरपी। अब ईआरपी वर्क कैसे करता है, फर्स्ट इसको हम देखते हैं। अच्छा, जो ईआरपी दुनिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो हुआ था 1990s में, मतलब सिर्फ 30 ईयर बैक हमने ये टर्म दुनिया में यूज करना शुरू की। उससे पहले मतलब ईआरपी के टर्म जो है वो दुनिया में यूज नहीं होती थी। कोई और आप आपसे सॉफ्टवेयर कह दे, कुछ और कह दें, वो और नाम है, लेकिन जो प्रॉपर टर्म है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो फर्स्ट टाइम दुनिया में कब यूज हुई, 1990 में। अब 1990 में क्यों हुई, डेफिनेटली मतलब जो ईआरपी वो बेस करता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर जो है हमारा वो 70s 80s में आया, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ। इवॉल्व होने के बाद वो 90s में इस स्टेज पे पहुंचा कि आपने उसको ईआरपी को क्वाइन किया या उसका नाम दे दिया। और उसकी जो बेसिक रूट्स हैं वो 1960s में, जब इंसान ने कोई बेसिक कंप्यूटर इजाद किया और डाटा स्टोर करना शुरू किया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ईआरपी की टर्म यूज हुई वो 1990 में हुई, ठीक है। इन स्टार्ट इट वाज फॉर एमआरपी। एमआरपी क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एंड इन 90s फॉर अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो जब मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ तो बेसिकली मतलब उसमें इतनी ऑप्शंस नहीं थी। लाइक जैसे मैंने आपको भी थोड़ी पहले एग्जांपल दी कि थंब प्रिंट की, कि आज हमारी किसी बड़ी कंपनी के अंदर जो हमारे अटेंडेंस लग रही होती है वो थंब प्रिंट के जरिए लग रही होती है।
आज से मतलब 30 साल पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब वो चीजें मार्केट में आना शुरू हुई तो वो सारी चीजें जो है ना एसएपी के साथ इंटीग्रेट होना भी शुरू हो गई। लाइक फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन है, वो 2010 में या इसके अराउंड मतलब दुनिया में आया। तो स्मार्टफोन की जो एप्स हैं एसएपी की, वो मतलब उस टाइम के बाद ही आना शुरू हुई, उससे पहले आना शुरू नहीं हुई। लेकिन एसएपी तो उससे पहले भी यूज हो रहा था, लेकिन उससे पहले मतलब हमारे पास स्मार्टफोन या उसकी एप्स अवेलेबल नहीं थी जो कि आज अवेलेबल है। तो इंसान ने मतलब उसको बनानी शुरू कर दी जैसे हमारे पास एक सेकंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई। और टुडे ईआरपी हैज एक्सपेंडेड टू एनकम्पस बिजनेस इंटेलिजेंस। और आज जो हमारी जो लेटेस्ट फॉर्म है, लेटेस्ट शेप है, वो है बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि मतलब वो इतना एडवांस हो गया है हमारा बिजनेस सॉफ्टवेयर कि वो हमें आने वाले टाइम के बारे में खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल मतलब अगर हम किसी भी मतलब स्टोर के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल केरी फोर है, अल्फाते है, वहां मतलब ईआरपी इम्प्लीमेंट कर दें और हम उसमें रिकॉर्ड करें कि हमारी जो एक साल की सेल में हमने क्या क्या चीज सेल की, तो सिस्टम हमें जो नेक्स्ट ईयर की प्रोडिक्शन है वो ऑटोमेटिकली दे देगा। कि मतलब हमारे पास जो लास्ट ईयर गर्मियां थी उसमें इस चीज की डिमांड थी, लास्ट में जो ईद थी उसमें इस चीज की डिमांड थी, सर्दियां आई तो सर्दी में हमारे पास ये चीज की डिमांड थी। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वही आपको मतलब बता रहा होगा, वही आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि आपने आने वाला टाइम के अंदर मतलब कौन सी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। मतलब ये होती है बिजनेस इंटेलिजेंस के सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो आपको गाइड कर रहा हो कारोबार चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। उसके बाद हाउ डू ईआरपी सिस्टम वर्क्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम एक वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो हमारी जो वीडियो कॉल है वो कैसे कनेक्ट हुई है। हुआ क्या है कि बेसिकली गूगल के कुछ सर्वर हैं, ठीक है। वो जैसे कोई सेंट्रल डेटाबेस गूगल के पास है, तो वहां से मतलब गूगल इस सब को कंट्रोल कर रहा है। तो गूगल ने हमें अलाउ किया कि भाई आप में से एक बंदा जो या दो बंदे इसके एडमिन के अंदर बन जाए, वो सब इसे कंट्रोल करें, और बाकी सब जिसके यूजर बन जाएंगे वो मेरे सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सबको एक दूसरे का जो डाटा है वो शेयर करवा दूंगा। जैसे हमारी मतलब फेसबुक होती है, हम फेसबुक कैसे यूज करते हैं। लाइक सिंपली आप मोबाइल के अंदर एक फेसबुक की ऐप को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब आपके लिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है इंटरनेट। कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने मतलब आपकी मोबाइल के अंदर फेसबुक की ऐप चाहिए आपको फेसबुक यूज करने के लिए, और सेकंड चीज चाहिए इंटरनेट। तो जैसे मतलब आप उसमें लॉग इन करेंगे तो वो फेसबुक क्या कहेगा आपको, आप यहाँ पे अपना कोई आईडी बना लें। अब जैसे आप अपना आईडी जनरेट करेंगे, आप उसमें नाम डाल देंगे, तस्वीर डाल देंगे, फर्दर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल देंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाकर सेव हो रही है, वो बेसिकली सारी जगह सेव हो रही है फेसबुक के सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड टाइम अगर मैंने अपने लैपटॉप से अपने आईडी को मतलब एक्सेस करना है, तो मैं सिंपल मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूंगा, तो मेरे लैपटॉप के ऊपर मेरी तस्वीर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब शो होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बेसिकली फेसबुक की सेंट्रल डाटाबेस के अंदर कहीं पड़े हुए हैं। तो हमारा ईआरपी क्या होता है, वो भी ऐसे ही काम करता है कि उसके अंदर एक सेंट्रल डाटाबेस होती है, एक सेंट्रल सर्वर होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है मेनली वही इंस्टॉल हुआ होता है, आपकी जो डाटाबेस होती है वही होती है। और फिर आपको जितने भी यूजर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फाइनेंस का डिपार्टमेंट्स है, एचआर का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, परचेज का डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है। तो वो सब लोग किसी भी कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए और इंटरनेट के जरिए उस सर्वर से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ईआरपी जो एसएपी है या कोई और ईआरपी है, तो वो सिंपली ऐसे ही वर्क कर रहा है कि उसमें कोई एक सेंट्रल सर्वर है, सेंट्रल डाटाबेस है, वहां उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वहां उसकी डाटाबेस है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें या तो कोई लैपटॉप रिक्वायर्ड है, या हमें उसके लिए कोई मोबाइल रिक्वायर्ड है, और हमें उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। हम उसके जरिए आपको वो यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने आप सब स्टूडेंट को कहा कि आप सब स्टूडेंट अपने लैपटॉप के अंदर हमसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लें और फिर हम उसको यूज कर लेंगे। तो बेसिकली जो आपको हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे वो पूरा एसएबी का सॉफ्टवेयर नहीं है। एसएबी का सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली वो उसे किसी सर्वर के अंदर सेव है, आपके पास सिर्फ उसका एक ऐप आ जाएगी, आप उस ऐप के जरिए उस सर्वर को एक्सेस कर लेंगे। सेम लाइक फेसबुक, कि आपने फेसबुक की ऐप डाउनलोड कर ली, अब उस ऐप के जरिए अपना जो आपका अकाउंट है उसको आप एक्सेस कर लेते हैं।
इस तरह से हम आप सबको SAP की ऐप आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करवा देंगे। फिर आपको सिर्फ इंटरनेट रिक्वायर्ड है, आप उसके जरिए जो SAP का सर्वर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दुनिया में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी इसी मॉडल पे काम कर रही हैं कि उनके पास एक सेंट्रल डाटाबेस है, सेंट्रल सर्वर है, उसके जरिए जो बाकी जितने भी लोग हैं कनेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, ये सिंपल सी एक बिजनेस एग्जांपल है कि ERP के आने से पहले किस तरह से मतलब लोगों का लाइफस्टाइल था, या कैसे वो एक जो काम कैसे होता था, और ERP के आने के बाद वही काम कैसे स्मार्ट हो गया और कैसे हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक कार परचेज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी शोरूम जाऊंगा लाइक टोयोटा होंडा, वहां जाके उनके कहूँ कि भाई मैंने एक कार परचेज करनी है। तो वो क्या करेंगे, वो जैसे मैं उन्हें कहूँगा मुझे भी एक होंडा सिटी कार चाहिए, तो वो चेक करेंगे कि भाई होंडा सिटी कार जो है करंटली हमारे पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम कितने दिनों में इस कस्टमर को दे सकते हैं, लाइक 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता। अच्छा, वेयर हाउस मतलब सेल ऑफिस क्या करेगा कि पहले मतलब चेक करेगा कि वो स्टॉक में है या नहीं है। अगर वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर से पैसे ले लेगा, और उसके बाद उसका ऑर्डर बुक कर देगा, उसको बता देगा कि आपको हम ये कार जो है ना 3-4 महीने बाद दे देंगे। तो जैसे मतलब उसका वो ऑर्डर आएगा, तो जो उसकी फैक्ट्री है वो उसका ऑर्डर रिसीव करेगी। ऑर्डर रिसीव करने के बाद जो उनको मटेरियल रिक्वायर्ड है परचेज करने के लिए, उसके लिए वो मटेरियल परचेज करेंगे, उसकी मतलब कार को असेंबल करेंगे। उसके बाद उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो बता देंगे, और उसके बाद वो जो चीज़ है, आपका जो सेल ऑफिसर उनको इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद बता देंगे, और बनाने के बाद वो चीज़ कस्टमर को मिल जाएगी। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके पास जो टाइम लाइन्स हैं, आपको कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं मिलती। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मतलब आज से 3-4 साल पहले, कुछ टाइम पहले होंडा या टोयोटा कार्स के पास जाएं, आप कोई कार बुक करवाएं, तो आपको वो कभी भी डिलीवरी डेट 100% एक्यूरेट नहीं दे सकते थे। ठीक है ना। आप टोयोटा गए, आपने कार बुक करवाई, तो वो आपको दे देंगे, आपको ये कार जो है 3 महीने बाद मिल जाएगी। आप 3 महीने बाद उनके पास पहुंचे तो वो कहेंगे नहीं, अभी महीना डिले है, आप महीने बाद आ जाना। आप कह रहे हैं ठीक है, महीने बाद गया, आपका नहीं हफ्ता डिले, आप हफ्ते बाद आ जाना। इसमें क्या हुआ कि आपका बहुत सारा जो टाइम है वो जाया हो गया। अब हम देखते हैं कि यही प्रोसेस जो है वो ERP के जरिए कैसे स्मार्टली परफॉर्म हो सकता है। ठीक है। जैसे मतलब ERP आ गया, तो जैसे कोई कस्टमर किसी सेल ऑफिस गया, वहां जाके उसने कहा कि मुझे एक कार चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि सिंपली जो उनका सेंट्रल डाटाबेस है उसको एक्सेस किया। ना कि उन्होंने फैक्ट्री कॉल किया, किसी और बंदे को कॉल किया, बल्कि उन्होंने सिंपली डाटाबेस को चेक किया कि करंटली बस कोई स्टॉक के अंदर अवेलेबल है फॉर सेल या नहीं, या हमें खुद मतलब वो बनानी पड़ेगी। उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो जैसे मतलब कस्टमर का ऑर्डर बुक हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम ने वेयर हाउस को पहुंचा दी, वेयर हाउस ने वही इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग वाला को पहुंचा दी, और उन्होंने वही चीज बनाकर कस्टमर को दे दी। अब यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा कस्टमर को हुआ कि बेशक वो चीज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिलनी है, लेकिन कस्टमर को उसकी 100% एक्यूरेट डेट मिल गई कि कब आपकी चीज आपको डिलीवर हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम में बेसिकली हर बंदे का जो ऑर्डर है वो सेपरेटली टैग हो रहा है, उसकी एक प्रॉपर टाइमलाइन मैनेज हो रही है, और उसका जो टाइम होता है वो 100% एक्यूरेट होता है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं कि जो चीज मैंने बुक कराई है वो किसी और को मिल गई है, मुझे वो बाद में दे देंगे, इस तरह से नहीं हो रहा होता। तो इससे जो है ना हर चीज एक स्मूथ वे में चल रही होती है ERP के आने के बाद, और इसमें बहुत टाइम बच जाता है। तो उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ERP प्रोजेक्ट्स और टाइम। ERP प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी ने या किसी भी जगह पे अगर आपने ERP इंप्लीमेंट करवाना है, आप चाहते हैं कि भाई मेरी कंपनी के अंदर SAP चले या कोई और ERP चले,
तो कोई ऐसी मतलब ERP बेसिकली कोई ऐप नहीं है, एक इंटायर रेवोल्यूशन है, एक इंटायर शिफ्ट है आपके पूरे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि मतलब टाइम लेती है। ठीक है, नॉर्मल जो मतलब ERP का जो टाइम होता है इम्प्लीमेंट करने का, वो तकरीबन 1 साल से लेकर 3 साल लग जाते हैं किसी भी मतलब एक जो अच्छी SAP है या इस तरह की कोई और ERP है, मतलब उसका आपने आज आपने प्लान किया कि मैंने आज SAP लगवाना है, और प्रैक्टिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो मेच्योर कब होगा उसकी अपनी डेट्स होती हैं। ठीक है ना, मतलब लाजमी नहीं है कि मतलब आपने सोचा कि मैंने आज ERP लगवाना है और मुझे 6 महीने बाद डिलीवर हो गया। हाँ, डेफिनेटली विद इन 6 मंथ शायद मैं अपना पूरा प्लान बना लूं और अपनी जो है बेसिक इंस्टॉल कर लूं, बट उसका क्वालिटी चेक, उसका फर्दर चेक्स और आने के बाद प्रॉपर प्रॉपर मेच्योर होने में उसको कम से कम 1 साल लग जाता है, और नॉर्मली वो 3 साल ले जाता है। अगर हमारी कोई मतलब छोटी कंपनीज है, SMEs है, तो वहाँ 3 से 6 महीने में ये काम हो जाता है। और इसका मतलब टोटली डिपेंड करता है कि मतलब किसी भी कंपनी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर लगवाना है, कितनी ऑप्शंस लेनी है, तो उसमें सारा जो टाइम है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे वर्ल्ड टॉप ERPs के मतलब ERP के अंदर दुनिया के अंदर बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर मतलब SAP का नाम सबसे ऊपर है कि SAP जो है वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सॉफ्टवेयर है ERP के अंदर। ठीक है ना, ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर जो कि मतलब इंटर एंटरप्राइज में यूज हो रहा है, उसमें SAP वर्ल्ड नंबर 1 है। उसके बाद जो मेन नाम आता है उस वो है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, सेज, ओरेकल, सैप ऑल इन वन, सैप B1, और बाकी सारे नाम आते हैं, और हर किसी का अपना मार्केट शेयर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर 500 कंपनीज हैं, तो वो 500 कंपनीज SAP नहीं लगवा सकती, या SAP मतलब उनके लिए फिजिबल नहीं है, तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर लगवा रही होती है। मतलब कुछ छोटी कंपनीज होती हैं, वो छोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लगवा रही होती हैं। तो इस तरह से मतलब ये सारी ERP दुनिया में काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है SAP उस पर आ जाते हैं। SAP का जो मतलब करंट फुल नेम है वो है SAP SE। SAP SE इज ए जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन that make enterprise software to manage business operation and customer relation। बेसिकली SAP है क्या, SAP का जो ओरिजिन है वो है जर्मन। ठीक है ना, कि एक जर्मन कंपनी है, नेस्ले है वो किसी और मुल्क की कंपनी है, टोयोटा है वो जापान की कंपनी है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो US की है। ये सब कंपनीज पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, तो SAP मतलब काम तो पूरी दुनिया में कर रही है। ठीक है, इसके जो ऑफिस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन जो उनका जो हेड ऑफिस है, जो जो ओरिजिन है, वो उसका जर्मन है। उसके बाद SAP ERP। SAP की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। कि बेसिकली SAP क्या है, SAP सिस्टम्स का नाम है, एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मतलब किसी भी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिपोर्ट्स निकालना। जब भी कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर आप SAP लगवाते हैं ना, तो उसकी SAP लगवाने की जो एक ही वजह होती है, कोर वजह होती है कि आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, डाटा एंटर करना हमारी रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होता, हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी होती है हमारी रिपोर्ट्स निकालना। उन रिपोर्ट्स को निकालने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को सिस्टम से निकालने के लिए पहले हमें इंफॉर्मेशन फीड करना पड़ती है। तो वही बात यहाँ पे आ गई है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाउंडेड इन जर्मनी बाय 5 फॉर्मर IBM इंजीनियर इन 1972। बेसिकली यूएस के अंदर 5 जो है IBM के इंजीनियर काम कर रहे थे। उन्होंने वही आइडिया पहले IBM में फ्लोट किया, US में फ्लोट किया, तो US ने उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो लोग वहां से शिफ्ट होकर जर्मनी चले गए। उन्होंने चेक किया कि मतलब जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे आइडिया को परचेज कर लेंगी, हमारी चीज को परचेज कर लेंगी, वो वहां उनके लिए काम करना ज्यादा आसान था।
तो उन्होंने जर्मनी के अंदर मतलब वो काम स्टार्ट किया, ठीक है। इन 1988 SAP went public and become a joint stock company. इसका जो फर्स्ट नाम था वो SAP AG था, और जो उसका करंट नेम है जो कि रजिस्टर्ड है वो है SAP SE। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ SAP। एवोल्यूशन ऑफ SAP लाइक फॉर एग्जांपल, क्या एवोल्यूशन किसे कहते हैं? एवोल्यूशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी होती है ना, हमारी गाड़ी में जो फीचर्स आज अवेलेबल है, आज से 5 साल पहले उससे कम फीचर अवेलेबल थे। अगर हम चेक करें तो हमारी गाड़ियों के अंदर आज से 10 साल पहले उससे भी कम फीचर अवेलेबल थे, आज से 20 साल पहले उससे भी कम फीचर अवेलेबल थे, जैसे ABS है या इस तरह के मतलब और बहुत सारे फीचर्स जो हैं जो कि गाड़ी में आज अवेलेबल है, आज से 20 साल पहले वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। इस तरह से आज से 50 साल पहले की जो कार है वो इंटायरली डिफरेंट शेप में थी जो कि हमारे पास कार आज अवेलेबल है। तो ये होती है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन हमेशा टाइम के साथ ही आती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ इंसान तरक्की करता है तो इंसान सोचता है अपनी चीजों किसी चीज को बेहतर बना लेता है। तो इस तरह के जो SAP की एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई 1973 में। 1973 में SAP ने क्या किया? SAP R1 इंट्रोड्यूस करवाया। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जैसे हम विंडोज यूज करते हैं, तो जो हम विंडोज करंटली यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं विंडोज 10, ठीक है। विंडोज 10 का मतलब है कि जिसका 10th वर्जन है। इससे पहले इसका विंडोज 8 आया, विंडोज 7 आया, विंडोज XP आया, विंडोज 2000 आया। तो जो मतलब वो सब भी इसके वर्जन है, लेकिन जो ऑप्शन विंडोज 10 में अवेलेबल है वो सारी ऑप्शन इससे पहले के जो इसके वर्जन उसमें अवेलेबल नहीं थी। मतलब हमारे पास जो विंडोज 10 है इसमें जो फीचर्स या ऑप्शन अवेलेबल है वो ज्यादा है, बेहतर है एज कम्पेयर टू हमारे विंडोज 8, विंडोज 7 और इस तरह से। तो इस तरह से जो SAP का जो फर्स्ट वर्जन था उसे हमने कहा था SAP R1, और वो था हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए और IBM सर्वर पे रन करता था। और जब SAP ने अपना R1 इंट्रोड्यूस करवाया तो 1973 से लेके 1978 तक 5 सालों में SAP के पास सिर्फ 40 कस्टमर्स थे। SAP ने सिर्फ 5 सालों में सिर्फ 40 कंपनीज के अंदर इंप्लीमेंट कर सके R1, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, SAP ने अपना जो सेकंड वर्जन है R2 वो इंट्रोड्यूस करवा दिया 1979 में, और उसमें कुछ नए फीचर्स जो हैं वो ऐड कर दिए, ठीक है। डिटेल लिखी हुई आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो जब SAP ने मतलब सेकंड वर्जन करवा दिया तो उस वक्त SAP के पास कस्टमर कितने हो गए? 40 से इंक्रीज करके 2200, क्योंकि उसमें जो नए फीचर्स थे तो अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो SAP के ऑपरेशंस थे वो जर्मनी से बढ़ के 31 कंट्रीज के अंदर चले गए। उसके बाद SAP ने 1992 के अंदर SAP R3 इंट्रोड्यूस करा दिया। डेफिनेटली जो SAP R3 था उसके अंदर R1 R2 की सारी जो है खसूसियात थी, और जैसे मतलब SAP ने R3 इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके जो कस्टमर थे वो 9000 प्लस चले गए, ठीक है। उसके बाद 1999 में SAP ने अपने R3 को इवॉल्व किया और माई SAP के नाम से एक सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट करवा दिया, और उस टाइम पे SAP के पास 41,200 कस्टमर्स थे बाय 2003, ठीक है। 2003 तक SAP के पास सिर्फ 41,200 कस्टमर्स थे। उसके बाद SAP ने 2004 के अंदर SAP ERP इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके कस्टमर जो हैं वो 1 लाख से भी बढ़ गए, और उसका जो ऑपरेशन है वो वर्ल्ड वाइड होने लगे। SAP जो है ना 120 कंट्रीज के अंदर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद SAP ने 2006 के अंदर SAP बिजनेस ऑल इन वन इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसे हम SAP B1 भी कहते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ SAP B1 क्या है और A1 क्या है। उसके बाद 2009 के अंदर SAP ने अपना बिजनेस सूट इंट्रोड्यूस करवा दिया, और जो लेटेस्ट एवोल्यूशन SAP की वो है SAP S/4HANA, जो कि SAP ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 2015 में, और करंटली हम उसी को यूज कर रहे हैं। जैसे करंटली जो है लैपटॉप में विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे जो SAP का लेटेस्ट वर्जन है उसे हम कहते हैं SAP S/4HANA, ठीक है।
अब SAP के पास दो मेन वर्जन है, एक SAP A1 कहते हैं और एक होता है SAP B1, ठीक है। B1 बेसिकली होता है हमारी स्मॉल कंपनीज के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, ठीक है। और A1 जो होता है वो जायंट बिजनेस के लिए होता है। हम जो स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे SAP A1, ठीक है। B1 नहीं करेंगे, A1 करेंगे। टुडे SAP, the world largest इंटर-एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी, आज जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो कि मतलब बिजनेस सोल्यूशन देती है, उसमें SAP नंबर 1 पे है, फर्स्ट पे है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सप्लायर, के सॉफ्टवेयर सप्लायर के अंदर SAP का नंबर थर्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल, बड़े नाम कौन से हैं? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो बड़े नाम है और SAP उनके बाद आता है। लेकिन उनकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, इनकी प्रोडक्ट डिफरेंट है। मतलब SAP कुछ और प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह कोई और सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों के मतलब प्रोडक्ट के अंदर फर्क है। जो प्रोडक्ट SAP दे रहा है वो प्रोडक्ट वो लोग नहीं दे रहे हैं। टुडे SAP, और करंटली मतलब आज SAP के पास मोर देन 50,000 कस्टमर्स हैं, ठीक है। मोर देन 53,500 प्लस एम्प्लॉयज हैं। उसके अलावा SAP जो है वो 120 कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। और SAP ERP डिजाइन फॉर 25 इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड गैस एक इंडस्ट्री टाइप है, मेडिकल एक इंडस्ट्री टाइप है, एजुकेशन एक इंडस्ट्री टाइप है। तो जो रिक्वायरमेंट मेडिकल फील्ड के लिए होंगी, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वो कभी भी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, या वो ऑयल एंड गैस में इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो SAP ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट सोल्यूशन दिए हुए हैं, और हर इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको यूज करती है। उसके अलावा SAP का जो सॉफ्टवेयर है उसमें 37 लैंग्वेजेस है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाइना चला जाता हूँ, या मैं आप लोग में से कोई लोग चाइना चले जाते हैं, वहाँ SAP इम्प्लीमेंट SAP चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब वहाँ के लोग चाइनीज में यूज कर रहे हो, और आप उसको वहां जाके उसी सॉफ्टवेयर को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब दुनिया में जहां भी SAP इम्प्लीमेंट हुआ है, आप 37 लैंग्वेजेस के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उन कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद 100 प्लस कंट्री ऑफिस हैं। पाकिस्तान के अंदर भी SAP का ऑफिस है जो कि इस्लामाबाद में है। उसके अलावा 1200 प्लस सर्विस पार्टनर है वर्ल्ड वाइड। मतलब SAP के बहुत ज्यादा मतलब जगह पे SAP खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता, SAP के अपने पार्टनर्स होते हैं। कोई और मतलब एफिलिएट बिजनेस होता है जो कि मतलब SAP के प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, उसे हम SAP बिजनेस पार्टनर कहते हैं। अच्छा, ये कुछ फिगर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि SAP के बारे में है, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट वन, 76% ऑफ वर्ल्ड ट्रांजैक्शन रेवेन्यू टचेस एन SAP सिस्टम। कि ओवरऑल जो मतलब हमारी पूरी दुनिया है, उसमें जहां जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उसका जो 76% है वो SAP से टच होकर गुजरा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनके अंदर SAP यूज हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वहां SAP यूज हो रहा है। तो जो फाइनेंशियल डाटा है वो लाइक ओवरऑल पूरी दुनिया का 76%, लाइक 1/4, 3/4, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का 76% जो रेवेन्यू है वो SAP सिस्टम से टच होकर गुजर रहा है। मतलब ऐसी कंपनीज जहां पे SAP इम्प्लीमेंट और वहां से हो रहा है वो काम, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद SAP कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 78% ऑफ वर्ल्ड फूड। के दुनिया में जो मतलब फूड का जो 78% है वो ऐसी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि SAP यूज कर रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नेस्ले, ठीक है, नेस्ले SAP यूज कर रही है। उसके अलावा एंग्रो SAP यूज कर रही है, एंड सो ऑन। बहुत सारी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं जो कि SAP यूज कर रही हैं। डेफिनेटली मतलब अगर नेस्ले SAP यूज कर रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन SAP सिस्टम के अंदर है। तो SAP कहता है कि लाइक 78% ऑफ वर्ल्ड फूड,
हम जो फूड खाते हैं, हम भाई मैगी नूडल्स खा लिए, जूस पी लिया, या कोई और चीज खा ली, पेप्सी है, हम लेस खा लिए, तो वो सारा कुछ जो है ना ऐसे भी सिस्टम से होकर गुजर रहा होता है। सैप ब्रांड वैल्यू रैंक 22nd ऑफ टॉप 100 वर्ल्ड वाइड, कि दुनिया की जो टॉप 100 ब्रांड्स हैं उसमें एसएपी का नंबर 22nd है। और बाकी ब्रांड्स इसमें कौन कौन सी हैं? मैकडोनल्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये बड़े बड़े नाम जिसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद है सैप टचेस 16 ट्रिलियन ऑफ कंज्यूमर परचेज अराउंड द वर्ल्ड, कि मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो लोग चीजें परचेज कर रहे होते हैं उसका जो 16 ट्रिलियन का जो है फिगर्स जो है ना, वो एसएपी सॉफ्टवेयर से होकर गुजरा होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सैप कस्टमर प्रोड्यूस मोर देन 86% ऑफ वर्ल्ड मेडिकल डिवाइसेस, लाइक बहुत ज्यादा ही मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज है, लाइक फॉर एग्जांपल फाइजर का नाम सुना होगा आपने, जीएसके, वो सब लोग भी एसएपी यूज कर रहे हैं और वो इस तरह की मतलब मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो 76% ऑफ वर्ल्ड जायंट मेडिकल कंपनीज जो है वो भी एसएपी यूज कर रही हैं। अमंग द टॉप 100 कंपनीज वर्ल्ड वाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, के टॉप 100 कंपनीज के अंदर भी एसएपी आता है। तो ये मतलब ये फिगर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो कि एसएपी को एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली एसएपी है क्या और उसकी वर्थ है क्या, वो कैसे काम कर रहा है वो दुनिया के अंदर, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अभी आप चंद एक कंपनीज के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज जो कि एसएपी यूज कर रही हैं, और जो टोटल फिगर है जो कि मतलब ऐसी कंपनी जो कि एसएपी यूज कर रही हैं वो है 3,35,000, अप्रॉक्सी से ऊपर नीचे हो सकता थोड़ा बहुत। तो अगर आप मतलब इनको देखें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये सब दुनिया की जाइंट कंपनीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लिनोवो, फोर्ड, पेप्सी, कोका कोला, ऑडी, टोयोटा, एयरबस, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ, ठीक है, नेस्ले। तो दुनिया की जो ओवरऑल जो जाइंट कंपनीज हैं जो कि बहुत मतलब मेगा कंपनीज हैं, उनमें से 3,35,000 कंपनीज जो हैं वो एसएपी यूज कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कौन कौन सी कंपनी है जो कि एसएपी यूज कर रही हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट है ये मतलब कंप्लीट लिस्ट नहीं है, टोटल कंपनीज जो पाकिस्तान में एसएपी जहाँ पे इम्प्लीमेंट है और वो यूज कर रही हैं वो है 130 प्लस। मतलब पाकिस्तान के अंदर 130 कंपनीज या उससे कुछ ज्यादा कंपनीज के अंदर एसएपी आज तक इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं एसएपी ए1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एसएपी ए1 जो है, जो उनका बड़ा सॉफ्टवेयर जो कि हम लर्न करेंगे, वो आज तक पाकिस्तान में 130 कंपनीज से थोड़ी सी ऊपर है उनमें इम्प्लीमेंट हुआ है। उसमें बड़े बड़े नाम आप देख लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, उसके अलावा लर्म्स, कोक, होंडा, उसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईसीएल, पेप्को, एंग्रो, नेस्ले, सी फार्म, सदाकत लिमिटेड, नेशनल, यूफोन, कार्डी। अच्छा, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मतलब जब भी इन कंपनीज के अंदर कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट आती है तो आप इन एडवर्टाइज चेक करेंगे तो वहां स्पेसिफिक लिखा होता है कि मतलब ऐसे बंदे को प्रेफर करेंगे जिसको एसएपी पहले से आता हो, ठीक है ना। मतलब जब भी इन कंपनीज के अंदर जॉब्स आ रही होती हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो इनकी जॉब्स के अंदर क्लियरली ये लोग लिखते हैं कि मतलब हमारे पास एसएपी इम्प्लीमेंट है। तो मतलब जिस बंदे के पास ऑलरेडी एसएपी की स्किल्स होंगी हम उसको प्रेफर करेंगे जॉब के लिए। अगर मतलब दो बंदे उसके लिए सीवी के लिए अप्लाई करें, एक बंदे के पास जिसको एसएपी आता है थोड़ा बहुत और एक बंदे को एसएपी नहीं आता, तो वो कंपनी डेफिनेटली मतलब उसी बंदे को हायर करेगी जिसको एसएपी आता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी मतलब हमारे लिए एसएपी लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो यूज कर रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये नंबर बढ़ता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एसएपी मॉड्यूल्स की, लाइक फॉर एग्जांपल
लाइक किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी दफ्तर के अंदर कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एसएपी ने क्या किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट मॉड्यूल का नाम दे दिया। लाइक फॉर एग्जांपल एसएपी के जो मेन मॉड्यूल हैं वो है, लाइक फॉर एग्जांपल आप चेक करेंगे तो यहाँ अगर आप चेक करें तो FI, ठीक है। उसके बाद CO। FI में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम जितने हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे FI से मैनेज हो रहे होते हैं। CO क्या है, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। उसके अलावा SD मतलब मेन मॉड्यूल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, MM प्रोडक्शन प्लानिंग, QM, PM, HR एंड सो ऑन। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स की नीड को फुलफिल करने के लिए एसएपी ने मतलब बेसिकली एसएपी है क्या, एसएपी एक बहुत बड़ा जाइंट सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब किसी भी कंपनी के अंदर उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, ठीक है। अब कोई भी एक इंडिविजुअल शख्स जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर को लर्न नहीं कर सकता, तो एसएपी ने सोल्यूशन को ऐसे डेवलप किया कि मतलब जो एक इंसान की नीड है, इंसान अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना सिर्फ मॉड्यूल लर्न करे। लाइक फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग के अंदर आ गए तो आपको नहीं पता कि इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, मतलब कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने CA भी करना है और मैंने डॉक्टर भी बनना है, ठीक है ना। या तो वो डॉक्टर बनेगा या वो CA करेगा। तो इस तरह से मतलब जो एसएपी के मॉड्यूल्स हैं, आप इन सब मॉड्यूल्स में से सिर्फ कोई एक मॉड्यूल अपना कोर चूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी शख्स जो है ना सेम टाइम के अंदर 2 मॉड्यूल का एक्सपर्ट दुनिया में नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कहता हो कि मैंने सेम टाइम पे एसएपी के अंदर 2 मॉड्यूल में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना। दूसरे मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन होना और बात है, उसमें एक्सपर्ट होना और बात है, ठीक है ना। सेम लाइक जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई दिल का डॉक्टर है तो वो दिल का एक्सपर्ट है, ठीक है ना। कोई ब्रेन का तो वो ब्रेन का एक्सपर्ट है। मतलब सेम टाइम के अंदर ऐसे डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे जो कि मैं दिल का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं ब्रेन का भी एक्सपर्ट हूँ। बिकॉज डेफिनेटली अगर एक शख्स ने मतलब उन्होंने इसको डिवाइड किया है तो उसका मतलब है कि मतलब लोग उसको उस तरह से अडॉप्ट मतलब नहीं कर सकते। मतलब कोई भी शख्स जो है ना सेम टाइम पे इतने डेप्थ के नॉलेज को नहीं पढ़ सकता, इसलिए उन्होंने इस चीज को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जब आप एसएपी की बात करेंगे तो एसएपी के अंदर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो आपने एज ए कैरियर आप किसी एक को चूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये एसएपी के मेन मॉड्यूल्स हैं। एसएपी के 2 टेक्निकल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। टेक्निकल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ पे मतलब लाइक उसमें से एक मॉड्यूल है एबैप जो कि प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल है। बेसिकली यहाँ हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। और सेकंड मॉड्यूल है बेसिस का, जो कि हमारा मतलब सिस्टम को इंस्टॉल करने का और एडमिन का मॉड्यूल है। और बाकी सारे ये फंक्शनल मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ मतलब सिर्फ इस मॉड्यूल में आपको प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ आपको मतलब इन सब मॉड्यूल में आपको जो बाकी फंक्शनल मॉड्यूल है उसमें आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल FICO, ह्यूमन प्रोडक्शन प्लानिंग, इन सब बाकी सब मॉड्यूल्स के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। उसके बाद ऐसे भी है कुछ बिजनेस सूट्स हैं। मैं ख्याल आज का जो हमारा 2 घंटे का टॉपिक था हम यहाँ तक खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इस टॉपिक से दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे।